विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा की सभी श्रोताओं को मनीषा जैन का विविध भारती के स्टूडियो नंबर 3 से नमस्कार। और मेरे साथ हैं जयंत पात्रिकर। आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार मनीषा जी, सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार। जयंत जी, स्टूडियो नंबर 3 मैंने खास तौर पर इसलिए कहा क्योंकि इसी स्टूडियो में संगीत सरिता कार्यक्रम बनता है। जी हाँ, उसकी एडिटिंग डबिंग हम इसी स्टूडियो से करते हैं। और आज संगीत के इस स्टूडियो में यानी स्टूडियो नंबर 3 में हम बहुत ही संगीत प्रधान विविधा लेकर उपस्थित हुए हैं। क्या बात है। हाँ, तो शुरुआत इसकी जो हो रही है, हाँ, इस कव्वाली से हो रही है। साहिर साहब की अमर रचना है। आइए सुनते हैं फिल्म बरसात की रात की कव्वाली की ये झलक और फिर आगे की बातें करेंगे। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, अब न तो हम सफर की तलाश है, अब ना हम सफर ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को। वाकई मनीषा जी, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें ना किसी कारवां की तलाश होती है और ना किसी हमसफर की तलाश होती है। वो अपने आप में पूरे होते हैं, कंप्लीट। मेरे नाम मुराद जुनून का है, इलाज कोई तो मौत है, जो दवा के नाम पे जहर दे उसी चारागर की तलाश है। ये किससे रोशन हो रही है आज की महफिल? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। रोशन ही है आज की महफिल और रोशन हो रही है महान संगीतकार रोशन की बातचीत से। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कव्वाली है बरसात की एक रात की, ये रोशन साहब की जिंदगी का मैग्नम ओपस रहा। मुझे लगता है उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदी फिल्मों में रहा वो कव्वालियों का रहा। या तो वो ये कव्वाली हो बरसात की एक रात की, या दिल ही तो है कि जो कव्वाली है बड़ी मशहूर आशा जी की आवाज में, निगाहें मिलाने को जी हाँ। तो रोशन साहब कव्वालियों की वजह से जाने जाते हैं और उसके अलावा बहुत सी फिल्मों में अभूतपूर्व अद्वितीय संगीत रोशन जी का रहा। इतने अच्छे अच्छे कलाम इन कव्वालियों में हमें सुनने को मिलते हैं और ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कलाम अच्छा है या उसका संगीत अच्छा है। और ऐसे दैवीय स्वर भी तो
रोशन साहब को मिले, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब और भी बड़े-बड़े कलाकार, मन्ना डे जैसे कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया। जयंत जी, आज हम अपने श्रोताओं के लिए रोशन साहब की एक रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं और वो रिकॉर्डिंग छोटी-सी है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि गागर में सागर है और उस छोटी-सी रिकॉर्डिंग के ज़रिए रोशन साहब की आवाज़ हम अपने श्रोताओं तक पहुँचाते आइए हैं। अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं फिर संगीतकार रोशन से मधुप शर्मा जी की बातचीत। आइए सुनते हैं। रोशन साहब, फिल्म लाइन में आप कितने सालों से हैं? फिल्म लाइन में मैं 1948 में आया, 1948 में, तो समझ लीजिए कितने हो गए। तो उससे पहले आप तो उसके पहले मैं था ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, वहाँ रहा मैं कोई 10-12 साल एज ए कंपोजर। तो वैसे संगीत का शौक आपको कब से था? वो बचपन से ही था, 6-7 साल की उम्र से। तो आपके घराने में कोई और भी संगीत की साधना करते थे? मेरे फादर जानते थे संगीत, लेकिन फेवर में नहीं थे। अच्छा। वो घर में किसी को गाना नहीं देते थे, छुप छुप के सीखता रहा मैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत शौक है इस लड़के को जी, एक दफ़े मैंने उनसे ये कहा कि मेरे पेट में दर्द है, पड़ोस का जो हारमोनियम अगर वो आप बजाने दें तो शायद मेरा दर्द ठीक हो जाए। अच्छा। तो वो ले आए, तो मैंने बजाया, तो उनके ऊपर कुछ ऐसा असर हुआ कि रात को ही वो ट्रेन पे गए, अलीगढ़ से मेरे लिए हारमोनियम बनवा के लाए थे स्पेशल। अच्छा, और भी कोई साज आपने सीखा? साज वैसे मैंने दिलरुबा सीखा, सारंगी थोड़ी बहुत, जी, जलतरंग। अच्छा रोशन साहब, ये बताइए, क्या संगीतकार के लिए शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है? बहुत ज़रूरी है, ये तो एक बेसिक चीज़ है। तो आपके ख्याल में किस तरह के गाने ज़्यादा चलते हैं? क्लासिक बेस और फोक। क्लासिक बेस से तो आप हट सकते ही नहीं ना, वो तो है ही है। अच्छा, विदेशी संगीत का जो प्रभाव आता जा रहा है अपने संगीत में, उसके बारे में ये तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। मतलब ये है कि दूसरे संगीत से अगर हम कुछ लें तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। हर एक मुल्क के संगीत में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको अपनाना चाहिए, लेकिन दस्तखत अपने करने चाहिए, अपना शक्ल दे करके हिंदुस्तानी कल्चर के लिहाज से उसको पेश करना चाहिए। अच्छा रोशन साहब, गीत को रोचक बनाने के लिए ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है? शब्द, धुन, साज या आवाज़, इन चारों में से? मेरे ख्याल में तो देखिए, सबसे पहले तो धुन और ये बोल, या बोल और धुन समझ लीजिए जी, दोनों के 50-50 है। उसके बाद जितने साज ज़रूरी हैं उससे ज़्यादा नहीं भरमार करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कम साजों से ही अच्छा गाना रिकॉर्ड होता है, और आवाज़ का तो है ही है। अच्छा रोशन साहब, एक गीत को रिकॉर्ड करने तक संगीतकार को किन किन सीढ़ियों से गुजरना होता है? पहले देखिए, अब जैसे गाना बन गया, उसमें धुन पहले बनी या गीत पहले बना, मतलब बोल पहले आए, उसको तो जाने दीजिए। उसके बाद फिर ऑर्केस्ट्रा की रिहर्सल होती है, गाने वाले जो गाना गा रहे हैं उस आवाज़ की रिहर्सल होती है, फिर दोनों को मिलाकर रिहर्सल की जाती है जी। उसके बाद रिकॉर्डिंग। अच्छा, धुन के कौन से टुकड़े को कौन से साज बजाएंगे, ये आप कैसे तय करते हैं? अब इसके लिए जानकारी तो ज़रूरी है हर साज की। जी, आपको ये समझना चाहिए कि भाई फलाने साज में क्या चीज़ बज सकती है अच्छी तरह से, और फिर अपने मन की भी वो है, जिसको क्या कहेंगे आप, इंस्पिरेशन या मूड या कुछ भी, जिसके मातहत आप कोई पीस बनाते हैं किसी भी साज के लिए। जी। अच्छा रोशन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विविध भारती की तरफ से, विविध भारती के सुनने वालों की तरफ से भी मेरे लिए खुशी की बात है ये। नमस्कार। नमस्कार। जयंत जी, ये खास रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए थे। महान संगीतकार रोशन से बातचीत कर रहे थे हमारे पुराने उद्घोषक श्री मधुप शर्मा जी, और मुझे लगता है इस बातचीत को सुनकर हमारे श्रोता अचंभित रह गए होंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे लगता है ये रिकॉर्डिंग हमारे हाथ आई। इसमें कोई शक नहीं। इस क्लासिक बातचीत को सुनने के बाद मनीषा जी, भारतीय शास्त्रीय संगीत ने जिस तरह से हमारे फिल्म संगीत को प्रभावित किया है, जी हाँ, उस पक्ष की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाह रहा हूँ। मेरा ही नहीं बल्कि मुझे तो लगता है हमारे सभी श्रोताओं को ख्याल आ गया होगा आपकी शुरुआत से ही कि जब आपने क्लासिकल की बात की, रोशन साहब ने अपनी फिल्मों में क्लासिकल संगीत का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया है, और ख़ास तौर पर फिल्म चित्रलेखा में जो उनकी कुछ रचनाएं हैं, उसमें से हम एक रचना सुनते हैं जो शास्त्रीय रागों पर आधारित है, और फिर उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चित्रलेखा के इस गीत को सुनते हैं और रोशन साहब को स्मरण करते हैं।
क्या बात है मनीषा जी, पहले तो क्लासिक बातचीत और उसके बाद ये क्लासिकल गाना। जी हाँ, शास्त्रीय रागों पर आधारित ये गीत हमेशा बहुत कर्णप्रिय लगते हैं और मेरी एक इच्छा है जयंत जी, हम इस माहौल को न बदलें, यानी रस भंग न करें और शास्त्रीय रागों पर आधारित ही एक और गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते चलें और फिर ये हम श्रोताओं के ऊपर छोड़ें कि वो पता लगाएं अब हम आगे क्या लेकर आ रहे हैं। जी हाँ। फिल्म है ओपेरा हाउस और स्वर है लता मंगेशकर का। आइए इस गीत को पहले सुनते हैं। लागी मन की कहे हाय बाकी अकेली मोरी भैया गए बलमा मालिना। बैरी चुप न रहे लागी मन की कहे हाय बाकी अकेली मोरी भैया गए बलमा मालिना। जब पलटूंगा घर भर के जब जब पलटूंगा घर भर के लट रह जाए मुख पे बिखर के। जब जब पलटूंगा लट रह जाए मुख पे बिखर के। बात कहे ऐसी दिल वाला, बात कहे ऐसी दिल वाला तड़पे और तड़पाए मोहे बलमा मालिना। बैरी चुप न रहे लागी मन की कहे हाय पाके अकेली मोरी भैया डारो नैन चुराओ घूंघट डारो नैन चुराओ घबराहट में राह न पाऊं। वो बाबा रतिया मत वाला, वो बाबा रतिया मत वाला सुने न मोरी अपनी कहे बलमा मालिना। बैरी चुप न रहे लागी मन की कहे हाय पाके अकेली। वाह जी, इतना खूबसूरत गाना। और जो इस गाने के बारे में जानते हैं जरूर पहचान गए होंगे कि संगीतकार की बात होने वाली है। संगीतकार चित्रगुप्त जी। और चित्रगुप्त साहब का जो संगीत है वो इतना विविधता से भरा हुआ है, इतनी अलग अलग शैलियां उसमें देखने को मिलती है और इतना मजा उनके गीतों में आता है कि क्या कहना। हाँ, कई बार तो जब हम चलते फिरते स्टूडियोज में या कहीं भी रेडियो में कोई मीठा सा गीत सुनते हैं तो लगता है हाँ ये चित्रगुप्त जी का संगीत है ना शायद। फिर ये ऐसा लगने लगता है कि कहीं एसडी बर्मन साहब। हमारे श्रोता भी ये सारी चीजें फील करते होंगे जैसा हम करते हैं, लेकिन ये बात सच है श्रोताओं कि चित्रगुप्त जी का संगीत सुन के हम बंध जाते हैं, क्योंकि जयंत जी कह रहे थे ना कि उनकी संगीत में बड़ी विविधता थी। उन्होंने शुरुआत की थी कुछ ऐसी फिल्मों से जो उस जमाने में नाडिया जानकवास और इस तरह की जो एक्शन फिल्म्स होती थी। जी हाँ, और उसके बाद फिर पौराणिक फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया। ढेर सारी बातें हैं उनके बारे में करने के लिए। मनीषा जी, क्यों ना जो आपने बातचीत की संगीतकार चित्रगुप्त के सुपुत्र
आनंद जी से। जी हाँ, आनंद मिलिंद की जोड़ी भी बहुत मशहूर संगीतकार जोड़ी है। बिल्कुल, और उस बातचीत में उन्होंने अपने पिताश्री के बारे में जो यादें हमसे शेयर की हैं, हमसे बांटी है, तो वो बातचीत अपने श्रोताओं को सुनवाएं और फिर आगे की रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं। जी हाँ, चलिए सुनते हैं संगीतकार आनंद से आपकी यानी मनीषा जी की बातचीत। देखिए, पापा पैदा हुए थे वहीं बिहार में जी, और उसके बाद हम लोग चूंकि कायस्थ हैं तो पढ़ाई लिखाई का ही माहौल रहता है, तो उन्होंने डबल एमए किया था जो सभी लोग जानते हैं, विथ फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, फिर कुछ जर्नलिज्म का कोर्स किया था, साथ में संगीत, पता नहीं हो सकता है चाचा वगैरह हो उसमें। खैर उसके बाद फिर उनको शौक चढ़ा बम्बई आने का, तो वो और एक मदन सिन्हा थे जी, जो बाद में बहुत बड़े कैमरामैन हुए, रात और दिन वगैरह इस तरह की काफी फिल्में उन्होंने की थी, और फिर डायरेक्टर भी बने थे। इम्तिहान जो थी विनोद खन्ना वाली, वो मदन जी ने डायरेक्ट किया था। तो ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थे, तो वहां से लोग भाग के आए। अच्छा। और जो मेरे बड़का बाबूजी थे, मतलब चाचा, वो बहुत दुखी हुए थे कि इतना पढ़ाया लिखाया इसको और इतनी अच्छी नौकरी मिल गई थी। ही वॉज लेक्चरर इन सम कॉलेज। अब बोले सब छोड़ छाड़ के देखो बम्बई चला गया। मेरे ख्याल से वो 6-7 दिन बहुत रोए भी थे। और यहाँ आए तो यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई एस.एन. त्रिपाठी जी से, जो वैसे एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर थे जी उन हाँ, दिनों। तो उनके साथ कुछ साल थे एज एन असिस्टेंट। उन्होंने एक बिल्कुल छोटे भाई की तरह इनको ट्रीट किया। उसके बाद फिर एस.एन. त्रिपाठी काफी फिल्में कर रहे थे फॉर बसंत पिक्चर्स, होमी वाडिया। जी जी, दे वर वेरी रिनाउंड प्रोड्यूसर्स इन दोज डेज। और वो लोग स्टंट फिल्में और माइथोलॉजिकल फिल्में, ज्यादा इसी कैटेगरी में उनकी फिल्में होती थी। तो एस.एन. त्रिपाठी को जब असिस्ट कर रहे थे पापा, तो उन्होंने देखा कि बहुत मेहनती हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। तो उन्होंने खुद ही होमी वाडिया से कहा कि अभी जो आप नेक्स्ट फिल्म शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से एक फिल्म में दोनों का नाम आया था। बोले इसका भी नाम दो, क्योंकि इसने 2-3 गाने चित्रगुप्त ने कंपोज किए हैं। आज के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता। वो कौन सी फिल्म, आपको नाम याद आ रहा है? नाम याद नहीं, मगर दोनों का नाम था, ये मुझे पता है। अच्छा, हाँ। और उसके बाद फिर ये हुआ कि आप कोई एक फिल्म इनको सोलो दीजिए। अच्छा। तो मेरे ख्याल से सिंदबाद द सेलर एक फिल्म थी, वो पापा ने सोलो की थी, और वो भी एस.एन. त्रिपाठी के कहने पर होमी वाडिया, और खैर उनके साथ तो बहुत अच्छे रिलेशंस थे। तो वो मेरे ख्याल से इनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद ये हुआ कि फिर ब्रांडेड हो जाता है आदमी। और इसके अलावा उस जमाने में स्टंट फिल्में और माइथोलॉजिकल फिल्में ज्यादा बनती थी, काफी पॉपुलर होती थी। फियरलेस नाडिया और ये वो सिंदबाद द सेलर, इस तरह की फिल्में। तो उसी में इनको मेरे ख्याल से 10-12 फिल्में थी उस तरह की, जो ये करते गए। मन में कहीं कहीं लगता था कि कभी ऐसा कोई ब्रेक मिले जिसमें सोशल फिल्मों के उसमें मैं निकल जाऊं जी। अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि एवीएम प्रोडक्शंस, जो बहुत बड़े साउथ के प्रोड्यूसर थे, आज तक मेरे ख्याल से वो लोग फिल्में बनाते आ रहे हैं, उन्होंने एक कोई फिल्म की थी एस.डी. बर्मन के साथ। वो फिल्म कंप्लीट होने के बाद उनकी जो नेक्स्ट फिल्म थी वो लोग प्लान कर रहे थे शिव भक्त। तो ऑब्वियसली गए वो लोग बर्मन दादा के पास कि लास्ट फिल्म आपने की थी, इतनी सक्सेसफुल थी, अभी हम लोग ये फिल्म शुरू करें। तो बर्मन दादा वाज वेरी एप्रिहेंसिव। उन्होंने कहा देखो, और बहुत फ्रैंक आदमी थे वो, मैंने कभी माइथोलॉजिकल फिल्म की नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि मैं जस्टिस कर पाऊंगा। तो बोले दादा कैसी बात करते हैं आप, इतने टैलेंटेड हैं एंड यू कैन गिव एनी टाइप ऑफ म्यूजिक। कन्विंस करने की कोशिश की, उसके बाद नहीं माने। फिर ये लोग सोचे कि हम लोग अपना स्टार कास्ट वगैरह डिसाइड करके फिर 2-3 महीने के बाद जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, फिर बर्मन दादा के पास जाएंगे और उनको हम लोग कन्विंस कर लेंगे फिल्म कीजिए। जब वापस गया तो बर्मन दादा ने, वो 4 फिल्म से ज्यादा करते नहीं थे साल में। अच्छा। उन्होंने बोला अभी मेरा कोटा पूरा हो गया तो मैं 5वीं फिल्म अभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये लोग बहुत बड़े परेशान हुए, बोले हम लोग क्या करें। फिर एवीएम वालों ने उनसे पूछा, बर्मन दादा से, बोले आप एक काम कीजिए, अगर आप कोई नाम सजेस्ट करते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो हम लोग बहुत घबराए हुए हैं। तो बर्मन दादा ने पापा का नाम सजेस्ट किया। बोले वो एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सुरीला है, और माइथोलॉजिकल कुछ फिल्में भी उसने की हैं,
तो तुम उसको साइन करो, मेरी गारंटी है वो बहुत अच्छा म्यूजिक देगा। तो उस कॉन्फिडेंस से वो लोग पापा के पास आए। अच्छा, हुआ यूं कि शिव भक्त बनी। शिव भक्त वॉज अ सक्सेसफुल फिल्म, उसके गाने भी बहुत पॉपुलर हुए। जी हाँ, जी हाँ। और उसके 1 साल के बाद फिर ये लोग नेक्स्ट फिल्म जब प्लान करने लगे, दैट वाज अ सोशल फिल्म। जी। तो चूंकि पापा के साथ उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो वो बोले कि अब हम लोग बरखा एक फिल्म शुरू करें, उसका टाइटल था बरखा। तो वो फिल्म भी आपको करनी है। तो देखिए ना, वो बिकॉज ऑफ एस डी बर्मन सोशल फिल्म्स इनके पास आने लगी, एंड सच अ बिग बैनर ऑफरिंग हिम बरखा, फिर भाभी, फिर उसके बाद उनकी नेक्स्ट फिल्म, मतलब लगातार फिर। हाँ, यानी उसके बाद तो जैसे सफलताओं का दौर ही शुरू हो गया था। और जो ये चाह रहे थे कि मेरा ट्रैक चेंज हो फ्रॉम स्टंट एंड माइथोलॉजिकल, वो इसी शिव भक्त से हुआ, बिकॉज शिव भक्त वाज अ माइथोलॉजिकल। उसके बाद जो इन लोगों ने फिल्में शुरू की, दे वर ऑल सोशल फिल्म्स, एंड दे चोज टू कंटिन्यू विथ पापा। सो इनडायरेक्टली पापा वाज ऑलवेज इंडेप्टेड टू बर्मन दादा। इनके वजह से हम इस सर्कल में आ गए। खैर उसके बाद तो सोशल फिल्मों का लाइन लग गया था और काफी फिल्में। अरे, और उसके बाद तो मतलब मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को इतने सुमधुर गीत चित्रगुप्त जी ने दिए हैं कि आज की पीढ़ी भी उन्हीं गीतों को सुन करके, और जी हाँ, मतलब हम लोग तो सुबह शाम आप मान लीजिए कि चित्रगुप्त जी के गीत प्रसारित भी करते हैं और सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। एक बात मैं आनंद जी आपसे पूछना चाह रही थी कि पिताजी ने एस.एन. त्रिपाठी जी के संगीत निर्देशन में शायद गाया भी है फिल्म नवदुर्गा। उनके लिए जरूर गाया होगा। शुरू में इन्होंने 3-4 गाने गाए थे। जी हाँ। एक फिल्म थी मेरे ख्याल से नवदुर्गा, या हाँ, नवदुर्गा जी। उसमें एक भजन था, बहुत बहुत पॉपुलर भजन था, वो पापा ने खुद गाया था। फिर एक कोई फिल्म थी, उसमें उसका टाइटल मैं भूल रहा हूँ, मंचला या क्या टाइटल था मुझे याद नहीं है। उसमें पापा ने किशोर कुमार के साथ भी ड्यूएट गाया। इट वाज अ कॉमेडी सॉन्ग। सर्दी का बुखार बुरा, बनिए का उधार बुरा, इस तरह का कोई गाना था। फिर कोई गाना इन्होंने शमशाद बेगम के साथ भी ड्यूएट गाया था। जी हाँ, नवदुर्गा का ही एक और गीत है जो शमशाद बेगम जी के साथ उन्होंने गाया है। जी। तो आनंद जी, और आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि 16 तारीख को हम उन्हें याद भी करेंगे और अपने इस प्रोग्राम में विविधा में तो खैर हम उनके बारे में उनकी आवाज भी अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। आप कुछ और कहना चाहेंगे अपने पिताजी के लिए? जैसे हर कोई सोचता है कि माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, मेरा भी सोचना यही है। और हम लोग ने भी जो कुछ भी सीखा जी सब उन्हीं से सीखा। और वो कमाल उनका ये था कि वो म्यूजिक छोड़कर बाकी बहुत सी चीजें हम लोग को सिखाते थे। बोलते म्यूजिक तुम लोग मेरे स्टाइल का मत दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। यू ऑल शुड अपना खुद कोई स्टाइल पैदा करो, जो हम लोग ने धीरे धीरे कोशिश करके फिर देन वी मैनेज्ड। और बाकी चीजें जो थी, कैसे लोगों से बिहेव करना और कैसे रिस्पेक्टफुली काम करना, जी। वो बहुत सी छोटी बातें थी जो हम लोग उनको ऑब्जर्व करते करते हम लोग के अंदर भी काफी चीजें वो आ गई थी और जो आज तक हम लोग फॉलो करते हैं। ये तो है कि नेवर बी रूड टू एनीवन, और एट द सेम टाइम आपको अपने उसमें फर्म रहना है। जी हाँ। कोई चीज नहीं समझ में आए तो फिर वो काम करो ही मत, हाफ हार्टेड कभी मत कर। इस तरह की बहुत सी चीजें हम लोग ने उनसे सीखी हैं जो आज तक हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। केवल संगीत ही नहीं बल्कि आपने संस्कार भी उनसे लिए। और जी हाँ, तो संगीत और संस्कार और फिर आपका अपना सरोकार जो है समाज के प्रति, वो तो खैर आपके पिताजी ने और आप दोनों ही भाइयों ने, आपने और मिलिंद जी ने उस बहुत सुंदर विरासत को आगे बढ़ाया। मैं विविध भारती की तरफ हृदय से शुक्रिया करती हूँ आनंद जी वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम वक्त मिला था आनंद जी से बात करने का हमें, और उसमें उन्होंने अपने पिताजी को याद किया और बताया कि किस तरह से चित्रगुप्त जी ने शुरुआती दौर में संगीत दिया और उसके बाद किस तरह वो एक पिता की हैसियत से उन्हें संभालते थे, उन्हें संस्कारित करते थे। जयंत जी, महान जो लोग होते हैं ना, उनके प्रत्येक मुझे लगता है कार्य में ही महानता छुपी होती है। संघर्ष, फिर उसके बाद लोगों के लिए प्रेरणा बन जाना, ये
महानता के ही लक्षण होते और हैं। ये सब इतनी सादगी के साथ वो करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं, और ये सीखने वाली बात है। जी हाँ, मुझे लगता है वैसे तो हमारे श्रोता बहुत अच्छे से जानते हैं कि चित्रगुप्त जी ने भी कुछ गीत गाए हैं। एस.एन. त्रिपाठी जी के संगीत निर्देशन में भी उन्होंने गीत गाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा ये एक नायाब गीत आप कहाँ से लेकर के आई है? कौन सी फिल्म है ये? ये जो गीत है ना जयंत जी, ये फिल्म नवदुर्गा से है और संगीत निर्देशन है एस.एन. त्रिपाठी जी का। पता है, वो युगल गीत है। अच्छा, यानी चित्रगुप्त जी की आवाज है, उनके साथ शमशाद बेगम की भी आवाज है। क्या बात है। आइए, तो ये बड़ा ही अलग सा और निराला सा गाना है, तो ये युगल गीत सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। फिल्म का नाम नवदुर्गा। एक तीर चला के गोरी बिजली गिरा के मुँह छोड़ के अकेली कहाँ जाए रे। वो तेरे साथ न रहूंगी, कोई बात न करूंगी, काहे बात बात में मोहे सताए रे, मोहे सताए रे। ओ एक तीर चला के गोरी बिजली गिरा के मुँह छोड़ के अकेली कहाँ जाए रे। वो तेरे साथ न रहूंगी, कोई बात न करूंगी, काहे बात बात में मोहे सताए रे, मोहे सताए रे। देखो जी देखो जी देखो देखो जी, क्या? मेरा नरम कलेजा टूट जाएगा। भला होगा मेरा पीछा छूट जाएगा, होए छूट जाएगा। वो मेरा नरम कलेजा टूट जाएगा। ओ भला होगा मेरा पीछा छूट जाएगा, होए छूट जाएगा। अरे सुन तो, ऐसे बालम को सताना नहीं अच्छा जी, वो सोते शेर को जगाना नहीं अच्छा जी। शेर? अरे जा, तेरी मेंढक की चाल है, बकरे की खाल है, तेरी क्या मजाल है, तू बनेगा शेर। अरे मेरी बात मान गोरी, मुझे पहचान, काहे झूठू मुठू रंग तू जमाए रे। और तेरे साथ न रहूंगी, कोई बात न करूंगी, काहे बात बात में मोहे सताए रे, मोहे सताए रे। सुनो जी सुनो जी सुनो सुनो जी, तू कौन है ये पूछने मैं आई हूँ। ओ तेरे बाप का होने वाला जमाई हूँ, हो जमाई हूँ। तू कौन है ये पूछने मैं आई हूँ। तेरे बाप का होने वाला जमाई हूँ, हो जमाई हूँ। अरे जा, चल हट, तेरी बात में क्या माल है, बड़ी दूर अभी तेरी ससुराल है। अच्छा देखता हूँ गोरी, आज तेरी सीना जोरी, तू कब तक अकड़ निभाए रे। वो तेरे साथ न रहूंगी, कोई बात न करूंगी, काहे बात बात में मोहे सताए रे, मोहे सताए रे। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा होगा। दिन रात भूत बन के सताऊंगा, ओ दिन रात भूत बन के सताऊंगा, सताऊंगा, सताऊंगा। मेरे बिना एक दिन तेरा जीना है कठिन, तू पल भर चैन न पाए रे। वो तेरे साथ न रहूंगी, कोई बात न करूंगी, काहे बात बात में मोहे सताए रे, मोहे सताए रे। क्या बात है। आज मनीषा जी एक से बढ़कर एक आइटम्स मैं कहूंगा सुनकर के लाई है श्रोताओं के लिए, और ये जिस तरह की बढ़िया रिकॉर्डिंग्स आप लेकर के आई है, इसमें संगीत प्रधान बातें हो रही है। इसीलिए तो मैंने पहले ही इशारा किया था कि हम संगीत सरिता के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। जी हाँ। और अब हम उनकी बात करने वाले हैं कि जिनकी सारी फिल्में शुरुआत से लेकर अब तक संगीत प्रधान रही हैं, संगीत का खास स्थान रहा है, संगीत विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ है उनकी फिल्मों का। और क्या कहूँ, आपको याद है हमने शुरुआत में कव्वाली की बात की थी। और जिस फिल्मकार की बात अब हम कर रहे हैं, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी जिसमें एक और बहुत मशहूर कव्वाली थी, और वो फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। वाह। इसी टाइटल के साथ इस फिल्म में कव्वाली थी। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि संगीत प्रधान फिल्मों के लिए वे जाने जाते थे। R.D. बर्मन का सुपरहिट जो गीत है, वो मेरे सोनारे सोनारे सोनारे, फिल्म तीसरी मंजिल। अब आप समझ गए, मैं फिल्मकार नासिर हुसैन की बात कर रही हूँ। तो ऐसे मशहूर फिल्मकार नासिर हुसैन साहब पर केंद्रित एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग मनीषा जी हम लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए।
जी हाँ जयंत जी, और इन्हीं महान फिल्मकार नासिर हुसैन को स्मरण करते हुए हमने एक कार्यक्रम बनाया था जो भारतीय सिनेमा के नक्षत्र सीरीज हमारी ब्रॉडकास्ट हुई थी, उसमें नासिर हुसैन साहब पर केंद्रित ये कड़ी थी। उस कड़ी को संपादित करके आज इस प्रोग्राम में हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं और बजरिए इस प्रोग्राम के हम नासिर हुसैन साहब को याद करते हैं। आइए सुनते हैं। मधुर और झूमता संगीत, कोई सुंदर सा हिल स्टेशन, नायक और नायिका, सीधी सिंपल कहानी और भरपूर रोमांस। जी हाँ, जब ये तमाम चीजें एक साथ होती हैं तो सिने दर्शकों के सामने होता है फिल्मकार नासिर हुसैन का एक अलहदा सिनेमा, हिट सिनेमा। जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। नासिर हुसैन ने माया नगरी मुंबई में जब कदम रखा तो एक लेखक के रूप में ही वो कुछ करना चाहते थे। ये दौर था सन 1948 का और उसी वक्त फिल्म निर्माण में फिल्मिस्तान स्टूडियो का अपना एक अलग जलवा था। नासिर हुसैन वहां पहुंच गए और लेखक के रूप में उनकी जो पहली फिल्म आई वो थी अनारकली। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान के लिए मुनीम जी और पेइंग गेस्ट जैसी 2 फिल्में लिखकर कामयाबी की हैट्रिक कर डाली। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना। फिल्मिस्तान स्टूडियो की खूबी थी रोमांटिक और संगीत से भरपूर फिल्में बनाना, और इसी में नासिर हुसैन मास्टर थे। ये सब खूबियां शशधर मुखर्जी से छुपी नहीं रह सकीं। उनको लगा ये हिट लेखक एक निर्देशक के रूप में भी कमाल कर सकता है, क्योंकि संगीत और रोमांस का उसमें बढ़िया मिश्रण है। फिर क्या था, कंपनी ने अपनी एक नई म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म तुमसा नहीं देखा की बागडोर नासिर हुसैन को सौंप दी। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा, हो तुमसा नहीं देखा, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा, हो तुमसा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा,
कौन न अब होगा फिदा, जुल्फ़े हैं या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी क़ज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। जब नायक शम्मी कपूर हों, संगीतकार ओपी नैयर और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन हो तो कमाल तो होना ही था। सन 1959 में प्रदर्शित हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। ओए गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। शशधर मुखर्जी की निर्माण कंपनी फिल्मालय ने नासिर हुसैन की काबिलियत और सफलता से प्रेरित होकर अपनी एक फिल्म दिल दे के देखो के लेखन और निर्देशन की जिम्मेदारी नासिर हुसैन के हाथों सौंप दी। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल दे के देखो में नायक शम्मी कपूर ही थे, लेकिन दो महिलाएं पहली बार अपना हुनर पेश करने आ रही थी। एक नायिका आशा पारेख और दूसरी संगीतकार उषा खन्ना। इस बार भी नासिर हुसैन ने अपना जलवा बरकरार रखा और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। यार चुलबुला है, हसीन दिलरुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा जरा तो बोलो जी, फिर क्या करे दीवाना, तो बोलो जी, फिर क्या करे दीवाना। ये किसे पता है, ये हुस्न की अदा है, तुमको दिल दिया है मगर जरा जरा तो देखो जी, धोखे में न जाना, तो देखो जी, धोखे में न जाना। यार चुलबुला है। नासिर हुसैन का नया ट्रेंड सेट हो गया था और हिट भी। सीधी सादी रोमांटिक कहानी में सुमधुर संगीत का सुंदर सा मिश्रण, और इसी ट्रेंड को वो आगे बढ़ाते गए और सफलताओं की नई मंजिलों पर पहुंचते गए। ये आँखें उफ युम्मा, ये सूरत उफ युम्मा, प्यार क्यों न होगा, ये अदाएं उफ युम्मा, ये मौसम उफ युम्मा, ये धड़कन उफ युम्मा, कैसे दिल को रोकूं, कोई थामे उफ युम्मा, ये आँखें उफ युम्मा। जल्द ही नासिर साहब ने अपनी खुद की निर्माण कंपनी आरंभ की, नासिर हुसैन फिल्म्स। इस बैनर की पहली फिल्म के लिए इस बार उन्होंने अपने शुरुआती दौर में लिखी दो हिट फिल्मों मुनीम जी और पेइंग गेस्ट के नायक देवानंद के साथ साथ अपनी प्रिय अभिनेत्री आशा पारेख को भी साइन कर लिया और संगीत के लिए चुना उस दौर के हिट संगीतकार शंकर जयकिशन को। जाहिर है परिणाम सुखद और सफल तो होना ही था। जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म ने धुआंधार कामयाबी अर्जित कर तहलका मचा दिया। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। रोमांस और सुरीले संगीत के इस सुपरहिट फॉर्मूले को लेकर नासिर हुसैन ने अगली फिल्म बनाई फिर वही दिल लाया हूँ,
इस बार भी नतीजा सुरीला और शानदार रहा। आँखों से जो उतरी है दिल में, आँखों से जो उतरी है दिल में, तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में। एक कामयाब लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में नासिर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ हो। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। एक आम दर्शक को एक फिल्म में क्या चाहिए, इसका उन्हें बखूबी इल्म था। नासिर साहब की कामयाबी के पीछे मुख्य वजह थी अच्छे, मधुर और हिट संगीत की उनकी समझ। आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओ आजा 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 आजा। सन 1966 में नासिर हुसैन ने जब तीसरी मंजिल बनाई तो उसके निर्देशन की बागडोर उन्होंने सौंपी युवा निर्देशक गोल्डी यानी विजय आनंद को। तीसरी मंजिल में पहले देवानंद भूमिका निभाने वाले थे, किन्हीं कारणों से उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह आ गए शम्मी कपूर। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। नासिर हुसैन ने संगीत के लिए एक नए नवेले संगीतकार आर.डी. बर्मन को साइन कर लिया तो नायक शम्मी कपूर उखड़ गए। लेकिन जब आर.डी. ने अपनी कुछ धुनें उन्हें सुनाई तो वो काम करने के लिए तैयार हो गए। इस बारे में आर.डी. बर्मन खुद क्या कह गए हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरी दूसरी बड़ी पिक्चर थी तीसरी मंजिल, उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हमें साइन किया तो उन्होंने एक दिन कहा कि देखो भाई, हमारे साथ एक आदमी है जिनका नाम है शम्मी कपूर, उनको तुमको गाना सुनाने पड़ेगा और उनको तुमको फ्लोर करने पड़ेगा। तो मैं एक दिन उनके पास गाने के सेटिंग में बैठा और मैंने बोला कि देखिए एक फोक गाना बनाया है, उसके बोल है ए कंचा माला सुन तारा, इतना गाया। तो उन्होंने कहा कि दूसरा लाइन मुझे गाने नहीं दिया, उन्होंने कहा तो तारा मात्र हुई ना सुन जारी तो ना, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। तीसरी मंजिल के बाद संगीतकार आर.डी. बर्मन
नासिर हुसैन के प्रिय और परमानेंट संगीतकार बन गए। इसी के साथ गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और नायिका आशा पारेख भी उनकी फिल्मों का अभिन्न अंग बन गए। अपनी स्टाइल के विपरीत नासिर साहब ने जब बहारों के सपने बनाए तो उन्हें खास कामयाबी नहीं मिली। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, ओए चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख पग न फिसल जाए रे, चुनरी संभाल उड़ी चली जाए, मारना दे डंक नजर कोई हार। नासिर साहब फिर से अपना सदाबहार स्टाइल में लौट आए। प्यार का मौसम और कारवां फिल्में आई और सफल रही। नी सुल्ताना रे, प्यार का मौसम आया, नी सुल्ताना रे, प्यार का मौसम आया। अरे हाय रे हरी हरी छाया, बोलो न बोलो मुख से गोरी, चूड़ी तुम्हारी बोले। यही बतियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे, प्यार का मौसम आया। कारवां फिल्म के निर्माता नासिर हुसैन के भाई ताहिर हुसैन थे, जो अभिनेता आमिर खान के पिता थे। चढ़ती जवानी मेरी ताल मस्ताई, तूने कदर ना जानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्ताई, तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा। बदलते वक्त को मद्देनजर रखते हुए नासिर हुसैन ने एक नया प्रयोग किया फिल्म यादों की बारात में। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हाँ ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना कहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। रोमांस संगीत के साथ साथ उन्होंने दो नए मसाले डाले, एक्शन और इंतकाम। नतीजा फिर एक सुपरहिट फिल्म। लेकर हम दीवाना दिल, फिरते हैं मंजिल मंजिल। कहीं तो प्यारे किसी किनारे, मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले। लेकर हम दीवाना दिल, फिरते हैं मंजिल मंजिल। इसके बाद युवा चेहरों के साथ बनाए हम किसी से कम नहीं। हमको तो यारा दे दी यारी, जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे, तुझको दीवाना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। नासिर साहब कमाल का गाना पिक्चराइज करते थे। आप हैं अभिनेता ऋषि कपूर, जिनको बहुत तमीज थी, समझ थी
तो गाना सिचुएशन के लिए बनाते थे, फिर उसका बिजनेस पूरा वो किताब में लिखते थे कि मुझसे मैं कैसे पिक्चराइज करूंगा, और जो करना चाहते थे वो इंस्पायर करते थे म्यूजिक डायरेक्टर को। मसलन नासिर साहब पंचम को बोलते थे कि देखो अभी चिंटू यहाँ है, घोड़े पे जा रहा है, उसके पीछे वो लड़की साइकिल पे है, साइकिल के पीछे भैंस है, तो अभी क्या किया, उसका लाल दुपट्टा चले गया साइकिल पे, तो वो भैंस लाल को देख के भाग रही है, तो उसके हिसाब से पंचम म्यूजिक बनाता था। हमको तो यारा तेरी यारी, उसमें जो इंटरल्यूड है पहला जो साइकिल पे, उसका जो म्यूजिक जो बनाया गया, उसको बनाया गया वाकई उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। दिल के हीरे मोती आजा मेरे दिल में आ, तू है दौलत मेरी आ मेरी मंजिल में आ, ऐ मेरी तमन्ना तू कहीं न जा, हाय रे हाय कहीं न जा। हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे, तुझको दीवाना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। फिल्म हिट रही और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के हिस्से नेशनल अवार्ड भी ले आए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। लगातार कामयाबी हासिल करते आए नासिर हुसैन के गर्दिश के दिन भी आए। उनकी 3 फिल्में जमाने को दिखाना है, मंजिल मंजिल और जबरदस्त एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। इन फिल्मों की असफलता ने नासिर हुसैन को बेचैन कर दिया। वक्त के साथ चलते हुए उन्होंने अपनी विरासत अपने बेटे मंसूर खान को सौंप दी, साथ में अपनी सदाबहार स्टाइल भी। बेटे ने इसे स्वीकार करते हुए कयामत से कयामत तक फिल्म निर्देशित। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म ने सचमुच कयामत ढा दी, और कयामत ढाई आमिर खान और जूही चावला की जोड़ी ने। बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो हैं हम सबसे सनम, अकेले हैं तो क्या हम हैं। 13 मार्च 2002 में 71 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से नासिर हुसैन का निधन हो गया। रोमांस और संगीत का जादूगर हमें छोड़कर चला गया। भारतीय सिनेमा में नासिर हुसैन का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी फिल्मों का ये सितारा अस्त जरूर हो गया है, लेकिन अपने पीछे रोमांस और संगीत से सराबोर अनेक फिल्मों का खजाना छोड़ गया है। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। आप सुन रहे थे मशहूर निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख धीरेन्द्र जैन, निवेदक राजीव वर्मा और प्रतिभा शर्मा, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा।
क्या बात है मनीषा जी, आज का पूरा कार्यक्रम यदि देखा जाए तो सुन करके लगता है हमारे श्रोता अभिभूत हो गए होंगे इस अद्भुत कार्यक्रम को सुन के। जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।